नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों के चलते पूरे देश का सियासी पारा इस वक्त हाई हो रखा है। देश में हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर इस समय राजनीतिक बातें ही हो रही हैं। सभी अपने अपने हिसाब से देश में सरकार बना रहे हैं और गिरा रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपने अंतिम गठजोड़ में लग गई हैं। कहीं प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की जा रही है, तो कहीं सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री लोगों को लगातार ये बता रहे हैं कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 के पार जाएगी। तो वहीं बात को बार बार दोहरा भी रहे हैं और लोगों के दिमाग में इस बात को डाल रहे हैं। हालांकि भाजपा के लिए अपने इस लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं है और ये बात खुद भाजपा व पीएम मोदी भी जानते हैं। इसीलिए अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और अपना पूरा ध्यान दक्षिण भारत में लगा रही है कि भाजपा जानती है कि अगर दक्षिण भारत में इसका प्रदर्शन अच्छा रहा तभी 400 पार के इस लक्ष्य तक पहुंचना मुमकिन हो सकता है। अपने इस मिशन दक्षिण के तहत ही भाजपा कर्नाटक में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि कर्नाटक भाजपा में अंदरूनी कलह लगातार पार्टी की चिंताओं को बढ़ा रही है, क्योंकि प्रदेश में इसके ही कुछ नेता पार्टी के फैसलों व अपनी टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। इसीलिए वो बगावत पर उतर आए हैं। कर्नाटक में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भाजपा ने इस बार क्षेत्रीय पार्टी जनता दल के साथ गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत भाजपा वोकालिंगा बेल्ट में 25 और जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वोकालिंगा बहुल इन सीटों पर भाजपा की पकड़ कमजोर है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां कांग्रेस से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यही वजह रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को जनता दल सेक्युलर का सहारा लेना पड़ा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस सौदे की सराहना की। उन्होंने दोनों दलों के बीच कोई टकराव नहीं होने के बयान के साथ पूरक वोट बैंकों की ओर इशारा किया। बोम्मई ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा के बीच अच्छे संबंध का संकेत भी दिया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा और जेडीएस के बीच जो तो समझौता तो हो गया है, गठबंधन में बातचीत तय हो गई है, लेकिन क्या ये समझौता, ये बात गठजोड़ जमीन पर मौजूद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी हो पाया है? क्या भाजपा व जेडीएस के कार्यकर्ता भी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल इन दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर बीजेपी जेडीएस के बीच कोई गठजोड़ व गठबंधन वाली बात नजर नहीं आ रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि इसके पीछे का सबसे अहम कारण दोनों दलों की विचारधारा में बड़ा बदलाव, अंतर होना है। दरअसल ये दोनों ही दल लगभग एक ही समय में कर्नाटक की राजनीति में उभरे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय तक राजनीति करते रहे। दोनों के कार्यकर्ता एक मंच पर एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। हाल ही में तुमकुर में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प की घटना भी हो गई है, जो इस बात का सबूत है कि जमीन पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच गठजोड़ नहीं हो पा रहा है। अगर तुमकुर में हुई घटना की बात करें तो बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता तुमकुर से साझा उम्मीदवार VS सोमन्ना के लिए इकट्ठा हुए थे। इस बीच बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की बातें याद आ गईं और दोनों ही आपस में भिड़ गए। मंच पर मौजूद बीजेपी जेडीएस के साझा उम्मीदवार और बीजेपी नेता सोमन्ना तमाम कोशिशों के बाद भी उनको शांत करने में नाकाम रहे। यही वजह है कि इस घटना के सामने आने के बाद अब बीजेपी और जेडीएस के नेता भी परेशान हैं। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि का कहना है कि बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन नेचुरल है, छोटी मोटी खींचातानी होती रहती है क्योंकि पार्टी बड़ी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी का कहना है कि कुछ मतभेद है, ये एक नया गठबंधन है, ये तो अभी बना है। हमने दोनों पार्टियों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर योजना बनाई है, सब ठीक है और रहेगा भी। बीजेपी और जेडीएस आला कमान ने हाथ तो मिलाकर गठबंधन कर लिया है, लेकिन इसका फल अभी तक मिल नहीं पाया है। जब जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल मिले तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2 दशकों से दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। 2019 में पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और जेडीएस का चुनाव से पहले का गठजोड़ था, जो वोटों में नहीं बदल सका। बीजेपी की समस्या और बड़ी है। 1999 में जेडीएस का गठन हुआ और इसी समय रामकृष्ण हेगड़े और JH पटेल का पतन होने लगा था। लिंगायत नेता के तौर पर BS येदियुरप्पा उभर कर सामने आए थे। यानी बीजेपी और जेडीएस दोनों का ही लोकसभा और विधानसभा में सफलता का दौर एक साथ एक समय में शुरू हुआ था। ऐसे में हालात में चुनावी गठबंधन भर से कार्यकर्ताओं को एकजुट करना मुश्किल है। इसका एहसास दोनों पार्टियों के नेताओं को भी है। एक तो जेडीएस के कार्यकर्ताओं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के भी अंदर बगावत और नाराजगी लगातार जारी है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर के बीजेपी के अंदर ही मतभेद उभरने लगे हैं, जिसका नुकसान पार्टी के 370 सीटों के लक्ष्य पर पड़ सकता है।
पीएम मोदी लगातार भाजपा 370 और एनडीए को 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के मौजूदा हालातों को देखकर पीएम मोदी के ये दोनों ही लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहे हैं। जबकि अपने इसी 370 का टारगेट हासिल करने के लिए पीएम मोदी और भाजपा का फोकस दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना पर है। बीजेपी की सबसे बड़ी दुविधा दक्षिणी कर्नाटक के चिकबल्लापुर में है। यहाँ भाजपा के उम्मीदवारों की पसंद के कारण उनके भीतर कलह पैदा हो गई है। पार्टी ने बसवराज बोम्मई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे के सुधाकर को चिकबल्लापुर से उम्मीदवार घोषित किया है। सुधाकर को उम्मीदवार बनाए जाने से यह हल्का विधायक एसआर विश्वनाथ ने नाखुशी जाहिर की है। उनका विधानसभा क्षेत्र चिकबल्लापुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सूत्रों के मुताबिक एसआर विश्वनाथ इस सीट से अपने बेटे आलोक विश्वनाथ को पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। उनके समर्थकों ने अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ गो बैक सुधाकर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के फोटोज में विश्वनाथ के समर्थकों की एक बड़ी भीड़ को सुधाकर की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग करने वाले पोस्टर और तख्तियां दिखाई दे सकते हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुधाकर का कहना है कि एसआर विश्वनाथ एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने अपने बेटे के लिए सीट हासिल करने की कोशिश की, जो गलत नहीं है, लेकिन पार्टी ने हर चीज पर विचार करने के बाद मुझे चुनाव लड़ने का फैसला दिया है। मैं उनसे बात करूंगा। वैसे भाजपा के लिए परेशानी सिर्फ चिकबल्लापुर में नहीं बल्कि तुमकुरू में भी पार्टी को चुनौती मिल सकती है। ये सीट चिकबल्लापुर से 100 किमी से भी कम दूरी पर है। हाल ही में यहाँ जेडीएस भाजपा के नेता एक संयुक्त बैठक में आमने सामने आ गए थे। अब इस लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को यहाँ से बड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। तो वहीं चिकबल्लापुर की तरह हसन में भी दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं में भी जमीनी स्तर पर समन्वय को लेकर मतभेद है। फिलहाल भाजपा ने यहाँ भी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का कहना है कि ऐसे छोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन तुमकुरू में हम जीतेंगे और मांड्या में जेडीएस जीतेगी। चुनाव में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। वहीं जेडीएस की तरह से भी इन झगड़ों को छोटा मोटा बताकर निपटा लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 2 फेज में मतदान होना है। पहले फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी और 7 मई को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने राज्य के 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और जेडीएस ने एक सीट जीती, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। फिलहाल अब देखना यह है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाली भाजपा व पीएम मोदी कर्नाटक में मची अंतर्कलह को किस तरह से शांत कर पाते हैं, क्योंकि कर्नाटक के मौजूदा हालात भाजपा व पीएम मोदी के लिए दिन ब दिन चिंताएं बढ़ा रहे हैं और 370 के पार्टी के लक्ष्य को उससे दूर करते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।